हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कंसेप्ट्स रिलेटिंग वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, आज बताएंगे हम आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। पूरी उससे रिलेटेड थ्योरी, कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके बाद एक लेक्चर फिर और लाएंगे हम, जिसका लिंक आपको आखिरी में मिलेगा, जिसमें आज के लेक्चर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। पिछला वाला लेक्चर अगर आपने नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स के लिंक्स गिवन है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप वेक्टर्स के किसी भी लेक्चर पे जा सकते हैं, जो भी पार्ट आपका वीक है। फिलहाल प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बात आई वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज़ है। बच्चे, वेक्टर प्रोडक्ट का पहली बात तो दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। एक बार शॉर्ट में आपको मैं पिछले वाले डॉट प्रोडक्ट की कहानी समझा दूं। जैसे कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, मान लें एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक बी वेक्टर ये है, और इन दोनों के बीच का एंगल ये इस तरीके से दे रखा है थीटा। ठीक है प्यारे। अभी अगर हम इसके स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मतलब उसे डिनोट करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो एक तो उसे डिनोट करते हैं डॉट से, डॉट लगा के, जिसकी वजह से इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किससे, उन दोनों के कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम से प्रोडक्ट लेना, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विद द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन तीनों के प्रोडक्ट को मिला के हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और इसे स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक वैल्यू निकल के आती है, कोई डायरेक्शन नहीं आता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमने दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कॉस थीटा से लिया तो उसे स्केलर प्रोडक्ट बोला। ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट जब बताते हैं तो क्या लेते हैं, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अगर उन दोनों के साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम से ले रहे हैं तो ऐसे इन तीनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। इसे डॉट से डिनोट करते थे, इसे ए और बी के वेक्टर प्रोडक्ट को बीच में क्रॉस लगा के डिनोट करते हैं, क्योंकि क्रॉस से डिनोट करते हैं इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, यहाँ मैथ्स में डॉट और क्रॉस दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन फिजिक्स में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ अपना एक मीनिंग है। डॉट का मतलब है इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम से लेना है, और क्रॉस का मतलब है इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इन दोनों के साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम से लेना है। ठीक है प्यारे, तो समझ में आ गई वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं सर? बच्चे, यहाँ मैंने कुछ चीज़ मिसिंग कर दी है, ज़रा ध्यान से देखो। क्या पहली बात, इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है ये वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। बोले सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का? मैग्नीट्यूड तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक वैल्यू निकल के आएगी, वो इस वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वेक्टर प्रोडक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, तो प्यारे इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट का क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर प्रोडक्ट का। क्योंकि इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इसलिए इसे मॉड से शो करेंगे, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो डायरेक्शन भी होगा। अगर हम सिर्फ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखें तो प्यारे उसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और डायरेक्शन किस चीज़ से डिनोट होता है? जी हाँ, यूनिट वेक्टर होता है एक वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसे ही इसका डायरेक्शन भी होगा। लेट दिस डायरेक्शन बी डिनोटेड बाई
एन कैप, वेयर एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the direction of a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो भी डायरेक्शन आएगा एन कैप उसी डायरेक्शन में होगा। और वो डायरेक्शन कैसे निकालें उसके लिए कुछ रूल हैं जो अभी आगे देखेंगे। फिलहाल तो आप देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन को लिख देंगे एन कैप। तो अगर कहीं पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो कि सर मॉड लगा देते हो, कभी मॉड नहीं लगाते हो। अगर बच्चे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो वेक्टर के साथ या तो मॉड लगाओगे या फिर मॉड नहीं लगाओगे तो ऊपर वेक्टर का साइन भी नहीं लगाओगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो बात समझ गए कि नहीं समझ गए कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है प्यारे। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है दो क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करके उसके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने की, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, अगर किसी बॉडी पे एफ फोर्स लगी है और एस डिस्प्लेसमेंट हुई है मेकिंग एंगल थीटा, तो उस केस में वर्क अगर हमें निकालना पड़ता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है, जिसे हम एफ एस कॉस थीटा को एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी लिख देते हैं। ये तो हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया। लेकिन जैसे कई बार ऐसा चाहिए होता है हमें, अगर किसी बॉडी पे टॉर्क निकालनी है कितनी लग रही है, जैसे कि ये एक रॉड है, ठीक है ना, इस पे एफ फोर्स लगाया, बीच से पाइवटेड है, पाइवटेड का मतलब समझिए बीच से ऐसे कील से लगी हुई है कि रोटेट कर सके इस पॉइंट के अबाउट। अगर हम इस पे एफ फोर्स लगाएंगे तो ये घूमने लगेगी, धक्का मारेंगे ये घूमने लगेगी। इसका यहाँ से आर डिस्टेंस है और ये एंगल मान लें कितना है, ये डिस्टेंस है आर और ये एंगल है थीटा। तो घुमाने से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी, वो कैसे निकाली जाती है, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, वो हम निकालते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, टॉर्क क्या चीज़ होती है, ये पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ मैं ये नहीं समझा रहा हूँ टॉर्क क्या होती है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हमें टॉर्क निकालनी होती है तो हमें आर एफ और साइन थीटा का मल्टीप्लाई लेके टॉर्क निकाली जाती है। क्योंकि ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, ऐसे ही आर एफ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। चूंकि आर क्रॉस एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे वेक्टर प्रोडक्ट तभी कहते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन आएगा। बात समझ पा रहे हो, कब वेक्टर लगना है कब वेक्टर नहीं लगना है। डॉट है तो वेक्टर नहीं लगेगा, क्रॉस है तो वेक्टर लगेगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ होता है, ये एग्जाम्पल बताया जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ होता है। अभी डायरेक्शन की बात नहीं आई है, डायरेक्शन की बात भी मैं बताने वाला हूँ कि ए क्रॉस बी या टाउ का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। फिलहाल ये नोट करके डेफिनेशन लिख लीजिए कि भैया वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, बोल रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर। बच्चे पहले काम ये करिए आप कि इसे पॉज करके पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे हटा रहा हूं और फिर उसके बाद वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो चलिए पॉज करिए और ये लिखिए, ठीक है। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या चीज़ होती है। देखिए बोल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A vector and B vector with the sign of angle between them, with the sign of angle between them। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे लिखा है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। भैया इसका डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल यूज होता है जिसे हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं और कॉर्क स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए कैसे निकालते हैं प्यारे। जैसे कि मान लें ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री विद ईच अदर, तो अगर हमें ए क्रॉस बी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा ए बी साइन थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एन कैप इसका डायरेक्शन बताएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड पाम रूल से कैसे बताएंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, जो
पहले वेक्टर लिखा है उसके डायरेक्शन में अपना राइट हैंड खोलोगे, राइट हैंड की फिंगर्स इस तरीके से ऐसे खोल लोगे, ठीक है, ऐसे थंब खोल लोगे 90 डिग्री पर। अब क्या करोगे, ये आपने इस तरीके से ऐसे थंब और ये इस तरीके से फिंगर्स कर रखी हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये लीजिए इस तरीके से। अब क्या करोगे, पहला जो वेक्टर है उस वेक्टर के अलोंग फिंगर्स रखोगे, उस वेक्टर के अलोंग फिंगर्स रखोगे, और जो दूसरा वेक्टर है उसके अलोंग पाम को घुमाओगे। कैसे, वो अभी बता रहा हूं। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब, जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रख लीजिए, ये लीजिए ऐसे फिंगर्स रख ली, ध्यान से सुनना प्यारे, ए के डायरेक्शन में फिंगर्स रख ली आपने, ये फिंगर्स ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, उस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे कैसे कैसे भी रख लीजिए, उधर की तरफ होनी चाहिए। और बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अपने पाम को घुमाओगे, पाम इधर है तो ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे नहीं घुमाना, मैंने पाम को घुमाने कहा है। ऐसे घुमा रहे हो तो ये तो पाम के पीछे वाली साइड घुमा रहे हो आप बी की तरफ, पीछे वाली साइड नहीं घुमानी। पाम घुमाने के लिए आप क्या करोगे प्यारे, उंगलियां उसी डायरेक्शन में रखो, लेकिन पाम ऊपर की तरफ अगर ऐसे कर लिया आपने तो देखिए ए वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स हो गई और बी वेक्टर के डायरेक्शन में पाम को घुमाया आपने, चाहे उंगलियां ऐसे घुमाई, पाम को घुमाया, तो थंब देखिए, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, बी के डायरेक्शन में घुमाने पर बाहर की तरफ शो कर रहा है थंब का डायरेक्शन, यानी ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप लिखेंगे आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, बाहर की तरफ आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए निकालना होता तो आप क्या करते, ध्यान करिए, लेट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी वेक्टर, बी के डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे, ए के डायरेक्शन में पाम को घुमाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। जैसे चलिए पहले लिखा है बी, जो भी पहले लिखा है उसके डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए, ये लीजिए उस डायरेक्शन में फिंगर्स रख दी, ठीक है, और ए की तरफ पाम को घुमाइए, पाम ये है, ए की तरफ पाम को घुमाइए, ये लीजिए घूम रहा है, घूम रहा है, घुमा, थंब कहाँ जा रहा है, ऐसे घुमाने से अंदर की तरफ। तो सी वेक्टर यानी ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। ये करते समय ध्यान रखना कि जैसे बी से ए की तरफ घुमाना था तो ऐसे नहीं घुमाने लग जाना, बैक साइड नहीं घुमानी है ए की तरफ, पाम घूमना चाहिए बी से ए की तरफ, तब सही डायरेक्शन मिलेगा, वरना नहीं। ठीक है प्यारे, तो एक तो ये रूल है, जैसे आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बी क्रॉस ए का बता सकते हैं। एक रूल और है जो मैंने अभी बताया, वो था राइट हैंड पाम रूल, नोट कर लो कॉपी में कि ये राइट हैंड पाम रूल है। दूसरा है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। वो क्या है देखिए, या सिर्फ इसे कॉर्क स्क्रू रूल भी कह देते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, जैसे घर पे बेटा पेंच होता है, पेंचकस से जब आप कसते हैं उसे तो ये इस तरीके से ऐसे है, ये मान लें पेंचकस से ऐसे 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 करें तो बताओ ये अंदर की तरफ कसेगा या पेंच बाहर की तरफ आएगा ऐसे घुमाने से। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे पेंच को तो वो अंदर की तरफ जाएगा, और उसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 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 करोगे तो बाहर की तरफ आएगा। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल सी बात है जो आप कहीं पे भी बैठ के सोच सकते हो कि अगर इसे ऐसे ऐसे करेंगे तो अंदर जाएगा और ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बाहर आएगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ। अब इसकी हेल्प से ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे बताएंगे वो नोट कर लो। कैसे, अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको बताना है तो आप क्या करोगे, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ थ्रू स्मॉल एंगल जो बन रहा है, ए से बी की तरफ आप अपनी फिंगर्स को घुमाओगे। ये देखो ए से बी की तरफ ऐसे घुमाओ, ए से बी की तरफ, ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया, ऐसे घुमाने पे ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो बताओ पेंच बाहर आएगा या अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमाने से बाहर आएगा या अंदर जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे घुमाने पे पेंच बाहर की तरफ आएगा तो इसका डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स।
तो ये ज़्यादा आसान है, इससे जल्दी जल्दी हो जाता है। जिसको थंब रूल आसान लग रहा है वो थंब रूल कर ले। जैसे इसी में अगर B क्रॉस A करोगे तो देखो B से A की तरफ करोगे, B से A की तरफ, B से A की तरफ, ऐसे 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 करने से क्या होगा, पेज अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे B से A की तरफ, B से A की तरफ, A की तरफ, A की तरफ ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली अंदर जाएगा। तो B क्रॉस A का डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, जो हमारे इस रूल से भी आ रहा था और इस रूल से भी सेम डायरेक्शन आएगा। समझ पा रहे हैं तो बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइए फिलहाल। ठीक है बच्चे, उम्मीद है ये पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे कि A क्रॉस B और B क्रॉस A का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन निकालना, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में कई जगह क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इवन 12th क्लास में भी क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का यूसेज है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, रटना नहीं है, कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है। तो प्यारे ये नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा प्यारे, आगे बढ़ने से पहले रुक जाइए, एक बात और जान लीजिए कि आपने जो A क्रॉस B का रिजल्टेंट डायरेक्शन निकाला था वो बाहर की तरफ आया था। A क्रॉस B का किस डायरेक्शन में आया था, बाहर की तरफ आया। ये देखिए A क्रॉस B आपने निकाला था, A क्रॉस B का डायरेक्शन आया, डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन आया आपका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। जबकि B क्रॉस A का जब आपने किया, B से A की तरफ घुमाया तो अंदर की तरफ आया। B क्रॉस A का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स आया। तो आप ये देख लीजिए प्यारे कि A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक बाहर की तरफ आ रहा है, एक अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A होता है क्या, नहीं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। फिर से सुनिए, A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। क्या डिफरेंस होगा दोनों में, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, एक का बाहर एक का अंदर, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होगा AB साइन थीटा और B क्रॉस A का भी होगा BA साइन थीटा, जिसकी वैल्यू तो सेम आएगी। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसे जरूर लिख सकते हैं। A क्रॉस B आपने बोला B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और कोई चीज़ अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो क्या लगा देते हैं, माइनस साइन। तो ये इसके इक्वल नहीं है, लेकिन माइनस साइन लगा दें तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड भी माइनस लगाने से ऑपोजिट डायरेक्शन शो होने लगा, और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता ही होता है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बात आई सर कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा, इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब दो वेक्टर्स का अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो जनरली उससे क्या निकलेगा। किसी भी दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जनरली क्या शो करता है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए प्यारे, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में भी मैंने बताई थी इंटरप्रिटेशन क्या होती है डॉट प्रोडक्ट की, नहीं देखा है, भूल गए, एक बार फिर से जाके देखिए। फिलहाल यहाँ इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की। अभी आप समझिए कि क्या है, मान लें कि एक ये वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है, और एक ये वेक्टर हो गया इस तरीके से, ये ऐसे ही बना लीजिए, दूसरा वेक्टर ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। मान लें ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा। इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। ये ए नहीं दे सकते, ए तो ये दे रहे हैं, ओ पी और ओ क्यू, ए ओ क्यू हो गया, ये ओ पी हो गया, ठीक है। अगर हम इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड में आप देखिए प्यारे क्या कर सकते हैं, ये इसका मतलब यही तो हुआ ए बी साइन थीटा, ठीक है कि नहीं है। अभी देखिए ये जो दो वेक्टर्स बन रहे हैं, अगर इन दो वेक्टर से हम एक इमेजिनरी इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लें
पैरेललोग्राम बना लिया, आप देखिए इस तरीके से, ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया बढ़िया सा। अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दें, मतलब ड्रॉप कर दें, लेट दिस परपेंडिकुलर का नाम रख दें n, तो एक काम करिए ज़रा, यहाँ पर आप एक ट्राइंगल देख रहे हैं ओ क्यू एन में, अगर हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइड हो गई इसकी क्यू एन और हाइपोटेन्यूज हो गई इसकी ओ क्यू। तो एक बात ये देख लीजिए, ओ क्यू एक लेंथ है, एक वेक्टर है जिसकी लेंथ अगर लें तो इस पे v वेक्टर है, तो ओ क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं b, क्यू एन की जगह क्यू एन और ओ क्यू की जगह लिख दिया b। क्या लिख दिया, b लिखा है, b वेक्टर नहीं लिखा है, क्योंकि ओ क्यू एक तरीके की लेंथ है इस वेक्टर की, और लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ना कि उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। विच इंप्लाइज दैट b अगर इधर चला गया तो क्यू एन कितना हो गया, क्यू एन हो गया आपका b साइन थीटा। अब आप एक बात ये देखिए कि यहाँ पे जो ए बी साइन थीटा लिखा है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर a देखें, a वाला जो वेक्टर का a क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है इस वाली साइड का, OP का, क्या a की जगह हम OP लिख सकते हैं? ऑब्वियसली OP डिनोट्स a वेक्टर, तो a वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी लेंथ से पता चलेगी, तो a की जगह हम लिख सकते हैं OP, जबकि b साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं QN। क्या लिख सकते हैं, QN। अरे OP इंटू QN, अरे ये तो किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, बेस इंटू हाइट। याद करिए, बेस इंटू हाइट कर दें तो ये किसका फॉर्मूला होता है प्यारे, ये फॉर्मूला होता है किसका, ट्राइंगल का नहीं, ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस इंटू हाइट आ रहा है, तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है बेटा एरिया का, किसके एरिया का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप देखिए जो पैरेललोग्राम बन रहा है OPQR, ये OPRQ जो पैरेललोग्राम बन रहा है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट आ रहा था, OP इंटू QN आ रहा था, OP इंटू QN, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया। तो इससे ये एक इंटरप्रिटेशन आई कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लें, उसका मैग्नीट्यूड लें, तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा उससे बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक काम यहाँ पे और कर सकते थे, ये इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो हाफ बेस इंटू हाइट बना प्यारे, सॉरी बेस इंटू हाइट बना, क्या बेस इंटू हाइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2, बेस इंटू हाइट बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या किया हमने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, कट के तो वही आ जाएगा, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का, किसके एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप ये देखिए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, आप देखिए बेस इंटू हाइट का हाफ, तो बेस इंटू हाइट से ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल आप देखिए बन रहा है बेस इंटू हाइट का हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल OPQ। तो आपने एक बात यहाँ पे ये देखी कि A क्रॉस B या तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा, जो उन दो वेक्टर से पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है, या फिर किसके बराबर होगा, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल के, या तो ट्वाइस के एरिया के बराबर होगा या पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। ये नोट कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स में आगे काम में आने वाला है। ये मैंने आपको लिख के दे दिया कि दस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, या तो एरिया के बराबर होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टू वेक्टर्स, या फिर इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टू वेक्टर्स एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। ठीक है प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में 11th के एग्जाम्स के लिए ये डेरिवेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके हैं करने के, मैंने एक तरीके से आपको ये कर दिया, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कैसे वो हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल बढ़िए आगे बोल रहे हैं फिजिकल एग्जाम्पल्स ऑफ
प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्यारे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल एग्जांपल होता है वर्क, जैसे वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जैसे हम एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसे ही क्रॉस वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट का भी बताया था मैंने, क्या, टॉर्क। बेटा कोई चीज़ टॉर्क होती है, अभी ये मत पूछना टॉर्क क्या होती है, पूरा चैप्टर है मोमेंट्स वाले में, रोटेशनल मोशन में हम वहाँ डिटेलिंग करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ टॉर्क एक क्वांटिटी होती है जिसे टाउ से डिनोट करते हैं, ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन लगाते हैं, इसे टाउ बोलते हैं, जो कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होती है। जहाँ पे आर वेक्टर क्या चीज़ होती है, जैसे एक रॉड है बीच में से पाइवटेड है, यहाँ से हमने ऐसे फोर्स लगाई जिसका एंगल थीटा था, एफ फोर्स लगाई, आर डिस्टेंस था इसका पॉइंट ऑफ पाइवट से, तो एक क्वांटिटी होती है टॉर्क जो आर क्रॉस एफ यानी आर एफ साइन थीटा से डिनोट होती है। ऐसे ही एक क्वांटिटी होती है बेटा सर्कुलर मोशन, जब हम पढ़ेंगे एक चैप्टर सर्कुलर मोशन है, पूरा चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे एक टर्म एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ये सिंबल है ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस, ये क्रॉस लगा है, जैसे यहाँ टॉर्क इज डिनोटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस। क्या है वो मत समझना, ना ही एग्जाम में अभी इस चैप्टर में आएगा, एग्जाम्पल दिया, आगे जब दिखाई देगा चैप्टर में तब कहोगे अच्छा सर हाँ क्रॉस प्रोडक्ट में आपने बताया था, अब समझ में आया कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है प्यारे, तो अभी सिर्फ नोट कर लो, समझने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये क्या चीज़ होती है। फिलहाल बात आई प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अरे भैया स्केलर प्रोडक्ट नहीं, स्केलर प्रोडक्ट तो पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाली है, एक एक करके प्रॉपर्टी। पहली बात, इट इज़ एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव क्या होता है प्यारे, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने कहा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है, लेकिन बताओ क्या यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? आपको बताया नहीं इक्वल होते हैं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन इक्वल ना होने की वजह से उलट पुलट के ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और इक्वल ना होने पर हम वर्ड यूज़ करते हैं एंटी कम्यूटेटिव। नहीं, इक्वल नहीं होते हैं, एंटी कम्यूटेटिव वर्ड तब यूज़ किया जाता है, ये दोनों इक्वल तो नहीं होते बट अगर माइनस साइन लगा दिया जाए तो ये इक्वल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस साइन ना लगने की वजह से हमने देखा इसका डायरेक्शन ऑपोजिट, इसका डायरेक्शन अलग, इसका डायरेक्शन अलग, लेकिन माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन का तो मतलब ही यही है कि एक ऐसे था एक ऐसे था, अगर एक में माइनस साइन लगा दिया तो माइनस साइन लगा के उसको तो उलट दिया ना, अब तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे माइनस साइन लगा के, तो माइनस साइन लगा के दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाते हैं। तो ये वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है प्यारे, चलिए नेक्स्ट बात आई आपके कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डॉट में भी यही होता था, यहाँ पर भी यही होता है। अगर एडिशन है दो वेक्टर्स का, ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको ए से अगर हम क्रॉस करें तो बेटा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोल के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये LHS RHS दोनों इक्वल आएंगी। जैसे डॉट हो तो भी खोल के ऐसे इक्वल होगा, क्रॉस हो तो भी इसके इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगी, इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है प्यारे, चलिए आगे बढ़िए। आगे बात आई तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। किसी वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट उसी से ले लें, उसी से ले लें, तब क्या होगा? तब क्या होगा, जैसे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा और एन कैप, ठीक है, लेकिन यहाँ बी की जगह ए वेक्टर ही आ गया तो इसका हो जाएगा ए साइन थीटा एन कैप। लेकिन थीटा कितना होगा, दो सेम वेक्टर्स हैं तो उनका डायरेक्शन भी सेम होगा, और सेम डायरेक्शन में जो दो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू भैया 0 होती है, यानी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ध्यान कर लो बेटा,
बहुत ज़रूरी है, पीछे के साथ कंपेयर करते जाना। वहाँ हमने ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा था। कैसे? वहाँ होता था ए कॉस थीटा, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने के बीच एंगल 0 होगा तो कॉस 0 यहाँ पे 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आता था और ये बन जाता था ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर इंटू 0 हो गया इसलिए 0 हो गया, यहाँ ए स्क्वायर इंटू 1 हो गया इसलिए ए स्क्वायर बच गया। तो ये ध्यान कर लो, ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर, जबकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज 0। किसी वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। ठीक है प्यारे, चलिए बात आई, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दो वेक्टर्स के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे है, 90 डिग्री पर। ठीक है प्यारे, ओके। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा ए बी साइन 90, और साइन 90 चूंकि 1 होता है तो सिंपली हो जाएगा ए बी। और अगर हम बात करें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे ही लिख रहे हैं पूरा, तो बनेगा ए बी साइन 90 एन कैप, ए बी साइन 90 तो ए बी हो जाएगा, एन कैप बच जाएगा। एन कैप क्या बताएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन से रूल से निकालते हैं? वो बल्ब लगाने वाले रूल से या हाथ घुमाने वाले थप्पड़ मारने वाले रूल से? किससे याद करोगे? मुझे तो मजे आते हैं बल्ब घुमाने में। तो बल्ब घुमाते हैं, पेज घुमाते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ घुमाइए तो ये लो भैया ए से बी। अरे ये तो टंकी खुल रही है तो बाहर की तरफ आएगी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ये हो जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। ऐसे ही जैसे एक केस था कि परपेंडिकुलर है तो ये आ गया, दूसरा केस है अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल निकले तो क्या होगा? पहले पैरेलल की बात कर लें। पैरेलल का मतलब प्यारे उन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0। दोनों सेम डायरेक्शन में है, ए वेक्टर भी ऐसे ही है, बी वेक्टर भी ऐसे ही है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। अभी तो देखा आपने ए बी साइन 0, और साइन 0 0 होता है, सब कुछ 0 हो गया। डायरेक्शन और एक्शन की तो बात होगी नहीं, जब मैग्नीट्यूड नहीं है तो डायरेक्शन क्या। तीसरा एंटी पैरेलल। बेटा अगर एंटी पैरेलल हुए, एंटी पैरेलल मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे, तो एंटी पैरेलल के बीच कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी अगर हम करें तो बन जाएगा ए बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 भी 0 होने की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही होता है। ठीक है प्यारे, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, ये समझ में आ गई होंगी आपको, उम्मीद है। लेकिन अभी मैं बताने जा रहा हूँ एक अंदर की बात, शायद कई बच्चों के दिमाग में आई होगी जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब भी, और जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब भी। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। जैसे दो वेक्टर्स हैं इस तरीके से, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो हम कहते हैं अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये बनता है ए बी कॉस थीटा। तो दिमाग में आई बात ये कि सर जी अगर हम एंगल लेना होता है, यहाँ पे कॉस का एंगल लेना होता है, ए और बी के बीच कितना एंगल है, तो सर ये अंदर वाला ही एंगल क्यों लेते हैं? सर ए और बी के बीच जैसे ये एंगल है ऐसे ये वाला एंगल भी तो है, तो बाहर वाला भी तो ले सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका सोचना, बाहर वाला भी तो ले सकते थे। सोचना भी ठीक है और ले भी सकते हो। लो बाहर वाला ले लो। बाहर वाला कितना होगा? अगर ये थीटा है तो बाहर वाला हो जाएगा 360 माइनस थीटा डिग्री। तो प्यारे बाहर वाला भी अगर लिख लोगे ना तो फर्क कोई नहीं पड़ना है। देखो अगर बाहर वाला एंगल लिख लोगे आप, थीटा की जगह कॉस 360 माइनस थीटा लिख लोगे ना, तो भी ये वैल्यू किसके बराबर ही होगी? ये मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में ये रूल है कि कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस थीटा के ही इक्वल आएगा। अरे तो चाहे थीटा ले लो, चाहे कॉस 360 माइनस थीटा ले लो, चाहे अंदर वाला एंगल ले लो, चाहे बाहर वाला एंगल ले लो, जब आना ही थीटा है तो कोई भी ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता। जब कोई भी ले सकते हैं तो फालतू में इतनी मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत है? सीधे से इन दोनों के बीच जो छोटा एंगल दिख रहा है ये ले लो। लेकिन गलती से अगर बाहर वाला भी एंगल ले लोगे तो कोई फ़र्क
पड़ेगा नहीं। लेकिन साइन प्रोडक्ट, सॉरी साइन बोल रहा हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट में पड़ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है। अंदर की बातें हो रही हैं, समझने वाली, खोज के निकालने वाली, कि ये आप लोग के दिमाग में नहीं आई हैं तो ये आनी चाहिए थी, ये पूछना चाहिए आपको टीचर से कि सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं लेते। कोई भी चीज़ अगर बताई जा रही है तो उसके पीछे क्या वजह है। जैसे आप देखिए ये इस तरीके से थीटा है। जनरली हम जब ए क्रॉस बी निकालते हैं तो प्यारे ए बी साइन थीटा लिखते हैं और एन कैप लिख देते हैं, ठीक है, जो उसका डायरेक्शन बताता है। जनरली अंदर वाला एंगल ले लेते हैं। बोले सर यहाँ भी तो बाहर वाला ले सकते हैं, क्या बाहर वाला ले लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बेटा अगर बाहर वाला लेना है आपको, लेने को अंदर वाला भी एंगल ले सकते हो, छोटा वाला, बाहर वाला भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर वाला एंगल ले रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट में तो ये कहा गया है कि द एंगल शुड ऑलवेज बी टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कहने का ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में होता है। जैसे ये इस तरीके से अगर थीटा है तो ये होगा 360 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है, 360 माइनस थीटा डिग्री। तो आप देखिए अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाएगा तो ऑब्वियसली अंदर वाला लिया जाएगा। अगर आप बाहर वाला ले लोगे, ए से बी के बीच का एंगल बाहर वाला, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अरे क्लॉकवाइज थोड़ी ना लेना है, ये कहा गया है कि हमेशा क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ए से बी यही बनेगा, ना कि ये, ठीक है, ये नहीं बनेगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज लेने पे ए से बी के बीच का एंगल आ गया साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम करते बी क्रॉस ए अगर करना होता तो प्यारे क्या होता है इसका फॉर्मूला, बी ए साइन और एन कैप। बच्चे यहाँ पे एंगल कौन सा लेते, बी क्रॉस ए अगर हम ले रहे हैं प्यारे तो B से A की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लें तो फिर ये वाला एंगल थोड़ी ना आएगा। अगर B से A की तरफ ऐसे ले लेंगे तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉक लेना है तो एंटी क्लॉक कौन सा हुआ, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा, वहाँ थीटा लिखा जाएगा। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये नहीं कभी अंदर का ले लिया कभी बाहर का ले लिया। कौन सा, हमेशा जो भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है वही लोगे। अगर अंदर से आ रहा है तो अंदर से लेंगे, बाहर से आ रहा है तो बाहर से लेंगे। अभी इस केस में बी क्रॉस ए में बाहर से आ रहा है 360 माइनस थीटा, तो ये लिखेंगे। और प्यारे जैसे कॉस में 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन में 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे ये ए क्रॉस बी आया ए बी साइन थीटा, जबकि बी क्रॉस ए आया माइनस ए बी साइन थीटा। आपको मालूम है ना, यहाँ से ये लीजिए प्रूव भी हो गया, दस हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि ए क्रॉस बी जो है माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। देखिए दोनों के LHS की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ रहा है, यानी ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करने को भी दे सकते हैं ये कि प्रूव दैट, की ये क्वेश्चन आएगा प्रूव लिख लेना कॉपी में, प्रूव दैट वेक्टर प्रोडक्ट is anti-commutative। तो आप यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे प्रूफ करके दिखा दोगे और एंगल लिख देना, एंगल शुड ऑलवेज बी एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई इसका ये लेंगे इसका ये लेंगे, हैंस प्रूफ। ठीक है प्यारे, चलिए उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो जल्दी से एक ये कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले, फिर हम चलते हैं आगे क्या बोले हैं, आगे क्या बोल रहे हैं जल्दी देखिए। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, ये लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। प्यारे यूनिट वेक्टर
जो हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े थे, हमने बेस वेक्टर्स पढ़े थे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कौन कौन से थे? वो थे आपके एक एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और बाहर की तरफ जेड एक्सिस के अलोंग। बताइए एक्स एक्सिस के अलोंग कौन यूनिट वेक्टर था? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। ठीक है प्यारे, अभी हमें इन यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जैसे पहले हम लेते हैं ए में आई कैप का आई कैप से ही क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जे कैप का जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट और फिर के कैप का के कैप से ही क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा ध्यान दो, अभी आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जीरो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर। लेकिन सेम वेक्टर का उसी वेक्टर से जीरो होता है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन कैसे आया? जैसे प्यारे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता था, जैसे अगर यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, ये लीजिए ऐसे होता था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। तो यहाँ पे ए की जगह आई, बी की जगह भी आई, तो ये हो जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। लेकिन दोनों सेम वेक्टर्स के बीच थीटा जीरो होने की वजह से सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी डायरेक्ट जीरो और जीरो आप लिख देंगे। ठीक है प्यारे, लेकिन एक नई चीज़ आ रही है, अगर आई कैप का जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या फॉर्मूला होगा? जैसे ये फॉर्मूला ऐसे यहाँ पे लिख रहे हैं, आई क्रॉस जे यानी आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और एन कैप जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताएगा। चलिए सबसे पहले बात आई, एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली आई और जे के बीच 90 डिग्री होगा, आई जे के बीच भी, जे के बीच भी। कैसे? के बाहर की तरफ होगा प्यारे, तो जे और के बीच 90 डिग्री और आई और के बीच भी 90 डिग्री, सब एंगल वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री। ठीक है, तो प्यारे यहाँ पे बताइए आई का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, तो इसकी वैल्यू होगी 1। ऐसी जे कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, साइन 90 भी 1 होता है, बच गया एन कैप। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया? एन कैप, जो क्या बताएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन। और कहीं पर भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगता है तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? कौन से रूल से? जी हाँ, पाम रूल से या कॉर्केस्ट्रो रूल से। अभी मैं पाम रूल से बताऊंगा प्यारे। आई क्रॉस जे यानी आई के डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए, जे के डायरेक्शन में पाम रखिए और उसे घुमाइए। ये लीजिए, आई के डायरेक्शन में उंगलियां, जे के डायरेक्शन में पाम घुमाइए, आई से जे की तरफ घुमाइए, बाहर की तरफ थंब आ रहा है, यानी इसका यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ होगा। अरे बाहर की तरफ तो जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस की तरफ जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसे एन कैप से डिनोट करने की क्या जरूरत है? उसे हम के कैप से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा के कैप। फिर से बोल रहा हूं, बाहर की तरफ आ रहा था डायरेक्शन, तो बाहर की तरफ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आएगा, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप यूनिट वेक्टर है, तो उस एन कैप की जगह हम के कैप भी लिख सकते हैं। लिख क्या सकते हैं? के कैप ही लिखोगे जब पता है कि वो जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। तो डायरेक्टली बताओ फिर जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? ऑब्वियसली ये एंटी कम्यूटेटिव होता है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस के कैप। ठीक है प्यारे, समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे ही ये लीजिए, यहाँ और देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, तो ऑब्वियसली जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम जो 90 डिग्री होगा, और एन कैप। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एन कैप बच गया। और एन कैप कैसे निकालेंगे? जे से के की तरफ घुमाइए, जे से के की तरफ, पाम को उंगलियों के साथ। जे ऊपर की तरफ है तो जे के डायरेक्शन में फिंगर्स रख ली, और के कहाँ है? के इधर नहीं है, के बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ है। तो जे की तरफ उंगलियां, के की तरफ पाम, जे की तरफ उंगलियां, के बाहर की तरफ है। तो प्यारे जे ऊपर, के बाहर की तरफ उंगलियां ऐसे घुमाई तो थंब कहाँ जा रहा है?
उधर की तरफ जा रहा है, जिधर एक्स एक्सिस है, तो हम इसे किससे डिनोट कर सकते हैं, आई कैप से, यानी जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, एंड इसका उल्टा फिर डायरेक्ट बता दीजिए, के कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा, माइनस आई। ऐसे ही अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जैसे आई का जे से, जे का के से और के का आई से बता दे रहा हूँ। ये आप खुद करके देखेंगे कैसे आया, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका जे कैप और आई कैप क्रॉस के कैप आ जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये दोनों करके जरूर देखिएगा कैसे आया। फिलहाल इसे आपको याद रखना है कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस आई क्या होता है। बहुत आसान है याद रखना। अगर यहाँ आई जे लिखा है तो ऑब्वियसली कौन बचा, के, तो आंसर में के ही आना है। के आई लिखा है तो ऑब्वियसली बचा कौन, जे, तो जे ही आना है। तो ऐसे आप जे के साथ क्या आना है, आई आना है। लेकिन भूल तब जाएंगे हम कि सर माइनस आई आना है या प्लस आई आना है, माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा। ऑब्वियसली ये आई क्रॉस जे है तो प्लस के आएगा, जे क्रॉस आई है तो माइनस आएगा। याद कर लो, नहीं याद हो पाएगा, मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ आपको, एक इसका सस्ता मद्दा बढ़िया तरीका, जिससे आप चुटकियों में कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हाथ घुमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या आएगा। ऐसे चुटकियों में बता दोगे, आई आएगा, जे आएगा या के आएगा, और साथ साथ में माइनस आई आएगा या प्लस आई, माइनस जे माइनस के प्लस के। कैसे, आप क्या करो, एक सिंपली गोला बना दो और घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में ऐसे 3 एरोज बना दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। एक पे लिख दो आई कैप, दूसरे पे लिख दो जे कैप और तीसरे पे लिख दो के कैप। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा गया कि आई क्रॉस जे कितना होगा, तो चलना भागना शुरू करो, आई से जे की तरफ उस सर्किल में भागो, और आई से जे की तरफ जब भागोगे तो क्या आया आंसर, के कैप, तो ले लो के कैप आ गया। ऐसे ही जे क्रॉस के करोगे तो क्या आया आंसर, आई कैप। के क्रॉस आई करोगे, के क्रॉस आई तो कौन आया, जे कैप। और इसी का अगर उल्टा आ गया, कहीं आ गया जे क्रॉस आई निकालो, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आंसर तो के ही आएगा, लेकिन क्योंकि उल्टा चले हैं तो माइनस हो जाएगा। तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। बात समझ पा रहे हो, आगे चलोगे तो प्लस, पीछे चलोगे तो माइनस। ठीक है प्यारे, ये जो मैंने बताया एक बार इससे मैच कर लो कि सही मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आने वाला है। ठीक है प्यारे, चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, अभी बात आई कि अगर कभी भी कोई ए वेक्टर बी वेक्टर अगर अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस तरीके से दे रखा है, a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, एंड ऐसे ही सेकंड वेक्टर अगर दे रखा है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कहने का मतलब, अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, तो सिंपली आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, ए बी साइन थीटा करके, और डायरेक्शन निकाल लेते हो आप राइट हैंड पाम रूल या फिर कॉकस्क्रू रूल को यूज़ करके। अगर ऐसे दे रखा है तो क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से निकाला जाता है डायरेक्टली वैल्यू डाल के। लेकिन अगर ऐसे ना दे के, इसकी वैल्यूज़ ना दे के कि ये 7 है, ये 5 है, ऐसे वैल्यूज़ ना दे के, ऐसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखा हो, कंपोनेंट्स के टर्म्स में दे रखा हो, तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्यारे ध्यान करो कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने नहीं अटेंड किया है प्यारे, तो डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर है जस्ट इससे पहले वाला, वो अटेंड कर लीजिए। फिलहाल आपने पढ़ा था कि अगर इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर आई जे के टर्म्स में इंडिविजुअल वेक्टर्स दे रखे हैं, तो सिंपली क्या करते थे, उसका फॉर्मूला होता था a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब आई वाले को आई से, a1 a2, जे वाले के कोफिशिएंट को जे वाले कोफिशिएंट से, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऐसे निकालते थे। कहाँ से, वो डेरिवेशन भी वहाँ पर कराई थी। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ये तो डॉट प्रोडक्ट की बात हुई, अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को आ जाए तब क्या करेंगे, तो आप देखिए सिंपली फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आप ए की जगह ए वेक्टर डाल दीजिए, बी वेक्टर की जगह ये पूरा, तो ये हो जाएगा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप
एक एग्जाम्पल भी लेके अभी बताऊंगा, लेकिन पेशेंस से इसको ध्यान से सतर्कता से आई जे के टर्म्स में सारी चीज़ें लिखते रहिए। काफ़ी एक सी हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 ना हो जाए। A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। अभी बीच में डॉट नहीं आना है, यही गड़बड़ी मत करिए। क्रॉस लगा है तो क्रॉस करेंगे, डॉट होता है तो डॉट करेंगे। फिलहाल जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, यहाँ 3 टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म्स आएंगी। उसमें पहले A1 इस वाली को इससे करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इस तरीके से इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर ऐसे ही फिर B1 वाले को इससे, 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 ऐसी C1 वाले को सबसे। तो चलिए पहली टर्म लेते हैं। सबसे पहले A1 आई कैप को क्रॉस लेंगे, क्रॉस लिखा है तो क्रॉस लेंगे, डॉट लिखा होता है तो डॉट लेते हैं। क्रॉस ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस है। A1 को पहले क्रॉस लीजिए A2 आई कैप से, फिर प्लस का साइन लगाइए। A1 आई कैप को क्रॉस लीजिए B2 जे कैप से, फिर A1 आई कैप को क्रॉस लीजिए C2 के कैप से। ये पहले जैसे प्यारे यहाँ पे A1 को आपने तीनों टर्म से किया, ऐसे ही अब B1 जे को तीनों आगे की टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले से ही लिख दे रहे हैं B1 जे कैप, B1 जे कैप और B1 जे कैप, ठीक है। पहले किससे क्रॉस लेना है? A2 आई कैप से, फिर इसका B2 जे कैप से, B2 जे कैप से, फिर इसका तीसरे वाले C2 क्रॉस करके C2 के कैप से। बीच में प्लस प्लस का साइन आएगा ही आएगा। इसी तरीके से अब C1 के कैप का तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। पहले C1 के कैप का ले लेते हैं A2 आई कैप से, ठीक है। फिर C1 के कैप का B2 जे कैप से, ठीक है। फिर C1 के कैप का भैया किससे? C2 के कैप से। प्यारे बहुत धैर्यता से ध्यान से करना है। आई जे के का खेल है, कहीं 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 हो गया, या आई की जगह के की जगह जे हो गया, हो जानी है गड़बड़। फिलहाल इसको सॉल्व कैसे करें प्यारे? तो आप देखिए कई जगह आई क्रॉस जे आ रहा है, तो इसमें वही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो जस्ट इससे पहले बताया था मैंने। क्या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स अगर है तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे निकालते हैं। ये क्लॉक डायरेक्शन में आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा आपने, और यहाँ पे आप देखिए अगर आई क्रॉस आई आ रहा है, आई का आई से सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, ये तो डायरेक्ट 0 हो जाना है। दूसरी आप देखिए A1 आई कैप क्रॉस B2 जे कैप करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो A1 B2 हो ही जाना है, जबकि I क्रॉस जे क्या हो जाना है? I क्रॉस जे का आंसर आना है K, वो भी प्लस में। ऐसे चल रहा है तो प्लस, उल्टा जाएगा तो माइनस। तो I क्रॉस जे की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे K कैप। ऐसे यहाँ पे A1 C2 तो हो ही जाएगा, और I क्रॉस K की जगह I क्रॉस K उल्टा जा रहे हैं तो माइनस जे कैप, ठीक है। फिर आया ये वाला B1 A2 तो हो ही जाना है, और आपका हो गया है J क्रॉस I का हो जाएगा पीछे से माइनस K, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस K, J क्रॉस I का उल्टा माइनस K। फिर हो गया आपका J कैप क्रॉस J कैप, तो 0 हो जाना है। J कैप क्रॉस K कैप की बात आई तो B1 C2 वैसे ही लिखा रहने दें, और J कैप क्रॉस K कैप में आएगा प्लस I कैप। चलिए सही आ रहा है। जैसे यहाँ पे आइए C1 A2, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ K क्रॉस I हो जाएगा आपका J कैप, और यहाँ पे C1 B2 K क्रॉस J हो जाएगा माइनस I कैप, और K क्रॉस K तो 0 ही हो जाना है। अब यहाँ पे आप देखिए प्यारे, I कैप 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक आपका यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। J कैप 2 बार आ रहा है और K कैप भी 2 बार आ रहा है। तो इनमें से आप I कैप, J कैप और K कैप कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले हम I कैप वाली टर्म में लिख देते हैं। ये शर्तें देखिए, I कैप किस किस में आ रहा है, J कैप किस किस में आ रहा है, और K कैप किस किस में आ रहा है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए I कैप सबसे पहले इसमें देखिए ये आ रहा है I कैप, तो I कैप बाहर ले लिया तो बन गया B1 C2, और यहाँ से I कैप बाहर लिया तो आया माइनस C1 B2। ऐसे ही पहले मैं K कैप वाला लिखूंगा, K कैप यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यहाँ पे कॉमन लेंगे K, तो ये हो जाएगा A1 B2 और माइनस B1 A2। ऐसे ही J कैप यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है।
बेटा यहाँ थोड़ा सा याद रखिए आप, हालांकि जे कैप भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस जे कैप कॉमन लीजिए। अगर माइनस जे कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस हटने पे बनेगा A1C2, और यहाँ से माइनस जे कॉमन लेने पे हो जाएगा, माइनस आना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए C1A2। माइनस साइन क्यों बाहर लिया जाता है? ताकि एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सके, इसलिए माइनस लगाया जाता है। अब ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म क्या है वो हम देखेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला आपके पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला। ठीक है, चलो याद कर लो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला हो गया B1C2 माइनस C1B2 आई कैप माइनस A1C2 माइनस C1A2 जे कैप प्लस A1B2 माइनस B1A2 के कैप। बोले सर बड़ा भयंकर फॉर्मूला है। सर ऐसा ही कोई फॉर्मूला बताओ ना, ये कितना इजी था। अगर डॉट प्रोडक्ट था A1A2 B1B2 C1C2, हाँ वो इजी है प्यारे, लेकिन ये फॉर्मूला लंबा है। पहले तो ये डेरिवेशन कॉपी में कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं और चुटकियों में 5 सेकंड के अंदर ये फॉर्मूला कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कॉपी में बिना याद करे। ठीक है प्यारे, अगर आपने मैथ्स में अगर आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ रखे हैं तो आप ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे। नहीं भी पढ़ रखे हैं तब भी समझने वाले हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाए। पता है ये फॉर्मूला लाने के लिए आप क्या करो, सिंपली अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको दे रखा है, निकालना है, तो आप क्या करो, ऐसे बड़ा सा मॉड बनाओ 3 लाइनों का, जिसमें 3 लाइनें आ सकें। पहली लाइन में लिखो आई जे और के कैप, और दूसरी लाइन में क्या करो, आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं ए वेक्टर में वो लिख दो। इसके कोफिशिएंट क्या है, A1 B1 C1, तो यहाँ लिख दो A1 B1 C1, और दूसरी में बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख दो A2 B2 C2, A2 B2 C2। फिर ये फॉर्मूला लाने के लिए आपने क्या करना है प्यारे, ये फॉर्मूला लाने के लिए आपको इतना तो याद हो गया कि एक आई कैप आएगा, फिर दूसरे में माइनस जे कैप आएगा, फिर तीसरे में प्लस के कैप आएगा। लेकिन ये रिप्रोड्यूस कैसे करें, बीच वाले में जे वाले में माइनस के जे कैप फिर प्लस के कैप। इसके ब्रैकेट में क्या आएगा सर जी, ये कैसे याद रखें, बहुत आसान है। आप आई कैप के ब्रैकेट में क्या आना है, उसके लिए क्या करो, आई कैप की जो रो, जो कॉलम और जो रो है वो काट दो। ये और ये काटने पे जो लोग बच गए, ये बच गया मकान, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा B1C2 और माइनस C1B2। बस यही करना है। ऐसे ही जे कैप के ब्रैकेट में क्या आना है, उसके लिए जे वाली जो लाइन और रो और कॉलम है, जे वाला कॉलम और जे वाली रो जब आप काट दोगे तो ये टी वाले कट गए, इधर उधर के बच गए, जो बच गए उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A1 को C2 से और C1 को A2 से, माइनस लगा के C1 A2। देख लो वही चीज़ आती जा रही है, ऐसे ही के कैप के ब्रैकेट में क्या आना है, उसके लिए के कैप की कॉलम और के कैप का रो काट पीट दो, बच गया ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2। देखो वही नीचे वाला फॉर्मूला रिप्रोड्यूस हो गया। और ये इसे हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। जिस डिटर्मिनेंट की मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो इक्वल होता है किसी दो वेक्टर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको और समझ में आएगा। फिलहाल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ये फॉर्मूला और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ये फॉर्मूला नोट कर लो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे और चीजें आसान होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस या प्लस के कैप, और ये हो गया बी वेक्टर हो गया आपका -5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है प्यारे, ऐसे दे रखा है आपको। अब बोले कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत आसान है, सिंपली आपको क्या करना है, ए वाले को आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। यहाँ पे हो गया 2 × -5, 2 × -5,
फिर b1 का b2 से 2 इंटू 3 इंटू 2, फिर यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, ये तो सिंपल सा आ गया। -10 + 6 + 3, 6 + 3 9 -10 -1 आ गया। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे प्यारे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ये फॉर्मूला तो याद हुआ नहीं है तो आप ऐसे कर लो, क्या i कैप, j कैप, k कैप और इन तीनों के कोफिशिएंट्स। यहाँ क्या है 2 3 1, 2 3 1। अगर a वेक्टर पहले लिखा है तो पहले a वेक्टर वाला लिखेंगे, b वेक्टर अगर b क्रॉस a निकालना होता तो b वाला पहले लिखते, जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। दूसरा है b -5 2 और 3। ठीक है प्यारे, ये लीजिए। सिंपली अब क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, समथिंग i कैप माइनस समथिंग j कैप, यहाँ माइनस लगना है, प्लस समथिंग k कैप। ठीक है, अभी समथिंग में क्या आना है, उसके लिए i वाला रो और कॉलम काट दो, बच गया ये 3 3 जा 9 -2, 9 -2। ठीक है, ऐसे ही अब j के ब्रैकेट में क्या आना है, उसकी रो और उसका कॉलम काट दो, तो इधर उधर वाले बच गए। ये हो गया आपका 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा आपका -5। लेकिन प्यारे माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। ठीक है, ऐसे ही फिर k के ब्रैकेट में क्या आना है, उसके लिए k की रो और k का कॉलम काटने पर ये बच गया, ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस दिस इंटू दिस बेटा -15 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये आपका हो गया 7i कैप -11 j कैप प्लस 19 k कैप। ये आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। तो समझ पा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। एक यहाँ पे और डिफरेंस देख लो, दोनों में क्या आया है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, नहीं कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को ये क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है। देखो तभी तो यहाँ जब वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ i कैप j कैप k कैप भी बचा रह गया, जो क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है। i कैप j कैप k कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कोई i कैप j कैप k कैप नहीं है, यहाँ सिर्फ वैल्यू है। इससे भी ये क्लियर होता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है। आगे न्यूमेरिकल्स का हम लेक्चर देने वाले हैं अगला, जिसमें बहुत ही बेहतरीन बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स लाने वाले हैं। अभी तो यहाँ सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर तो आ गया, और इसी का अगर मैग्नीट्यूड पूछ लेते प्यारे, तो कैसे निकालते। आपको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अगर नहीं पता है तो सुन लो, क्या करना है, अंडर रूट करके जो भी i j और k है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। क्या 7 11 और 19, 7 11 और 19, और जो भी इसका आंसर आएगा वही a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ -11 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्क्वायर से वैसे ही हट जाना है, तो याद कर लो, चाहे माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, एक ही बात है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज ही लेनी है। तो प्यारे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूला लिख लीजिए पूरा, ये न्यूमेरिकल खुद कर लीजिए, आगे बहुत सारे करने वाले हैं। फिलहाल अभी चलते हैं आगे। बात आई कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। प्यारे दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमने एंगल निकालना पड़े तो कैसे निकाला जाए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। देखिए प्यारे कैसे निकाला जाए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का फॉर्मूला है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से भी बता सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट के कंसेप्ट से भी बता सकते हैं। स्केलर के हेल्प से कैसे निकालेंगे वो वहाँ समझाया इससे पिछले लेक्चर में। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालें, आप देखिए इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा होता है। यहाँ सिर्फ n कैप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम। अगर हमें साइन थीटा पूछा जाए कितना होगा, तो साइन थीटा का बेटा फॉर्मूला हो गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन
ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीज़ें इसके नीचे चली गई। यहीं से अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें, तो उससे थीटा निकल आएगा। जैसे आप यहाँ देखिए कि इस तरीके से साइन थीटा हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से ये जो आया है हमारा, ये सिंपली डाल देंगे 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से डाल देंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर 2, 3 और 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 5, 2 और 3, 5, 2 और 3। इस तरीके से साइन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी पॉइंट्स में। मैं हाइपोथेटिकली अपने मन से लिख दे रहा हूँ, जैसे 0.7321 आ गई, तो थीटा निकालने के लिए सिंपली क्या करोगे, ये साइन इधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा और इस वैल्यू की इन्वर्स वैल्यू निकाल लोगे। कहाँ से, टेबल से निकालोगे, जो मैंने आपको निकालना सिखाई हैं। अगर आपको नहीं आती है तो उसका लेक्चर अलग से दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, शायद ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाए, वहाँ पे जाके देखिए कि लॉग टेबल से, लॉग बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कैसे थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है प्यारे, इस तरीके से थीटा निकाल सकते हैं। हालांकि थीटा निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी लगता है, वो ज़्यादा इजी होता है, तो मैंने वहाँ बोला था कि 99% केसेस में डॉट प्रोडक्ट का ही कंसेप्ट लगाओगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है कि नहीं है, समझ पा रहे हो? पॉज करके नोट कर लो, एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन अगले लेक्चर में। चलिए, ये बेटा आज का आपका लेक्चर हो गया, जिसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हो सकते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अभी आपसे बताया। अगले लेक्चर में इसके बहुत सारे बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे। उससे पहले आज का क्विज़ का क्वेश्चन है आपका, ये आपको इसका आंसर मुझे देना है, कहाँ, कमेंट बॉक्स में टाइप करके, एंड आई हैव टू सी कि कौन कौन से बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो जल्दी से पॉज करिए, सॉल्व करिए हाथ के हाथ और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर टाइप करके बताइए। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है, कह रहे हैं इन दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना होएगा। सिंपल सा है, बहुत ही उम्मीद है सभी बच्चे कर पाएंगे। जल्दी से करिए बिना कहीं जाए और आंसर मुझे बताइए। फिलहाल प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही है। फिर से बार बार बोल रहा हूँ, अगले लेक्चर में लिंक उसका ऊपर आई बटन में दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। अगले लेक्चर जिसमें बेहतरीन लेवल के हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ये लेक्चर समझ में आया है, लाइक बटन दबाइए। फिलहाल नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट।